हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हमने पिछले वाले वीडियो में जो चीज़ पढ़ी थी वो था अपनी मातृभाषा राजभाषा हिंदी से संबंधित। हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ है या हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं उस वर्णों का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ा और समझा। और फिर हमने स्वर तक पढ़ लिया था। हिंदी में स्वर कितने होते हैं और मात्राएं कितनी होती, यहाँ तक हमने चर्चा करी थी, विस्तार से उसको समझने की कोशिश करी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसको खुद बना करके देखा होगा। स्वरों के प्रकार या स्वरों की जो उत्पत्ति है उसको आपने खुद प्रयोग करके देखा होगा, खुद बनाया होगा और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी टॉपिक के अगले भाग को अपन शुरू करते हैं और वो अगला भाग है दूसरा, स्वर व्यंजन के प्रकार एवं उसके उत्पत्ति स्थल। यानी वही टॉपिक है, वही भाषा है और उसका अगला भाग है, क्योंकि वर्ण विचार बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसको चाहे जितना लंबा कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको कम समय में और अधिक से अधिक समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश यही करूँगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें बताऊं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं उस स्वर के ठीक बाद आता है अनुस्वार और विसर्ग की। उस अनुस्वार और विसर्ग को हम स्कूलों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, वो स्वरों के साथ ही लिखा जाता है और हम उसको स्वरों के साथ ही उच्चारित करते हैं यानी बोलते हैं, लेकिन वो स्वर नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है और चंद्र बिंदु भी स्वर नहीं है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं। इसको अयोगवाही ध्वनि कहा जाता है। स्वर इसको अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाही ध्वनि कहा जाता है। ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, तो इसको अपन स्वर नहीं कह सकते। स्वर तो 11 होती है मूल रूप से, उसको अपन ने पढ़ लिया, और मात्राएं 10 होती है, उसके बारे में अपन ने जानकारी कर ली। अब पीछे दो चीज़ बची थी कि अयोगवाही ध्वनियाँ या अयोगवाही वर्ण जिसको बोलते हैं, तो वो अयोगवाही वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोगवाही वर्ण, ये अयोगवाही वर्ण होते हैं आपके अनुस्वर और दूसरा है विसर्ग। यानी किसी वर्ण के ऊपर लगता है अनुस्वर और किसी वर्ण के आगे लगता है विसर्ग, जिसको है से उच्चारित किया जाता है, यानी बोलने में है जैसा वो उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो ये अनुस्वर और विसर्ग होता है, वो आपके अयोगवा ध्वनि होती है। इसको कभी भी स्वर में नहीं माना गया है और ये स्वर नहीं है, एक इस बात को ध्यान रखेंगे। और अब रही बात इसके जो चंद्र बिंदु होता है, इस तरह से ये चंद्र बिंदु भी वैसे तो अनुनासिक ध्वनियों में आता है, ये भी अनुनासिक ध्वनि में आता है। और क्योंकि अनुनासिक ध्वनि वो होती है जिसका जो नाक से जो उच्चारण होता है ना, वो अनुनासिक ध्वनि होती है, तो ये अनुनासिक ध्वनि के अंदर आता है और ये भी अनुनासिक ध्वनि के अंदर आता है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि लगाना चंद्र बिंदु होता है, लेकिन अपन इसको अनुस्वर लगा करके और उस वर्ण को पूरा करना होता है। क्योंकि अनुस्वर इसलिए लगता है जहाँ पर एक मात्रा वाला आ गया तो ऊपर मात्रा जिस वर्ण के लगती है उस मात्रा के साथ ही अनुस्वर चंद्र बिंदु लग नहीं सकता, इसलिए उसको अनुस्वर से भी पूर्ति करना पड़ता है। लेकिन जिस वर्ण की मात्रा ऊपर नहीं होती वहाँ अपन चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। चंद्र बिंदु इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादा ध्वनि नाक से निकलती है तब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, और कम ध्वनि नाक से निकलती है तब हम अनुस्वर लगाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को अयोगवा ध्वनि की श्रेणी में ही रखा जाता है। ना तो ये व्यंजन है और ना ये स्वर है, इनको अयोगवा ध्वनि या अयोगवा वर्ण अपन
कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके अयोगवाद से संबंधित। फिर चलते हैं अपन इनकी जो संख्या है अयोगवाद की, थोड़ा सा और बता देते हैं। अयोगवाद की जो संख्या है वो 2 मानी गई है, लेकिन इस चंद्र बिंदु को अगर शामिल और किया जाए तो इनकी संख्या 3 हो जाती है। वैसे चंद्र बिंदु है वो अनुस्वर का ही भाग है, क्योंकि आधा चंद्र बिंदु और आधा अनुस्वर है, इसलिए 2 मोटा मोटी तौर पर इसको 2 ही मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे वर्ण के दूसरे प्रकार में। वर्ण का पहला प्रकार हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें स्वर थे और अयोगवाद ध्वनियाँ थी, इनको अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरा जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार है व्यंजन। प्रकारों में दूसरा प्रकार, वर्णों में जो दूसरा प्रकार होता है, वर्ण के प्रकार है उसमें दूसरा प्रकार है आपका है वो है व्यंजन। अब उच्चारण स्थल की अगर इसकी बात करें, इसकी परिभाषा बता देता हूँ मैं कि स्वर की परिभाषा वो होती है कि हमारी जो प्राणवायु है या श्वास है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आता है, वो सारे स्वर होते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। और व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन में हमारे जो श्वास है या हमारी जो प्राणवायु है वो हमारे शरीर के जो मुंह होता है उस मुंह के आंतरिक भागों से टकरा करके या रुकावट हो करके फिर बाहर निकलती है, और तो वो व्यंजन के रूप में निकलती है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, उसको व्यंजन कहा जाता है। कहने का मतलब उच्चारण के अंदर जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं उसमें अगर व्यंजन को उच्चारित करेंगे तो हमारी जो प्राणवायु है वो प्राणवायु हमारे गले से लेकर यानी कंठ से लेकर के हमारे मुंह के आंतरिक भाग में टकरा कर के और किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो उसमें रुकावट पैदा होती है, उससे पहले रुकावट पैदा होती है और रुक कर के बाहर निकलना ही व्यंजन कहलाता है, वो व्यंजनों की श्रेणी में आता है। अब वो कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन है वो व्यंजनों के जो भाग हैं वो 3 प्रकार है। व्यंजनों के व्यंजन 3 भागों में बांटे गए हैं। व्यंजनों के कितने भाग हैं? 3 भाग। लेकिन व्यंजन कुल कितने हैं? कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो है 33। मूल रूप से व्यंजन कितने हैं? 33। अब स्वर 11 आपने जान लिए और 2 आपकी अयोगवाद ध्वनियाँ जाननी है, वो 13 हो गई। और ये व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। इस 33 व्यंजनों के भी प्रकार होते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, ये व्यंजन के प्रकार है। इस व्यंजनों के प्रकार में कितने प्रकार के हैं? पहला जो प्रकार है वो आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन व्यंजन। और तीसरा जो प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से आपके ये 3 भागों में इनको बांटा गया है। किसको? 3 भागों में व्यंजन को बांटा गया है। व्यंजन के 3 भाग होते हैं। अब इस तीनों भागों को अपन अच्छे से समझेंगे। अब कुल इनकी संख्या को अपन अगर डिवाइड करें तो ये होते हैं, वो होते हैं 25। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और ये जो अंतस्थ होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म जो होते हैं इनकी संख्या भी 4 होती है। तो आइए अपन इनके तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। ये तीनों प्रकार हैं। देखो, इसमें सबसे पहला जो प्रकार लेते हैं वो है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला प्रकार है वो है 1 नंबर स्पर्श व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये तो संख्या में 25 होते हैं। इनको बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। 25 होते हैं। अब इनको लिखते हैं अपन। एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, जब हम व्यंजन लिख रहे हैं तो इस व्यंजनों के नीचे हलंत ज़रूर लगाएंगे। जब हलंत लगाएंगे तो इससे ये पता चलता है
कि ये व्यंजन है, और जब हलंत नहीं लगाएंगे तो वो पूर्ण वर्ण बन जाएगा, और पूर्ण वर्ण बन जाएगा तो उसके साथ स्वर उच्चारित होगा, लेकिन व्यंजन के साथ स्वर उच्चारित नहीं होता, इसलिए अपन इसके नीचे हलंत लगाएंगे। चलिए अपन लिखते हैं इनको, व्यंजनों को। अब देखो ये बहुत ही माइनर चीज़ है, बारीक चीज़ है, वापस से अपने को पहली क्लास में जाना पड़ेगा, जो पहली क्लास का विद्यार्थी पढ़ता है उसमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बारीक चीज़ है, इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं और वो अपने को नहीं आते, क्योंकि इसको बारीकी से अपन ने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए बेसिक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अपन वापस से उसी क्लास में चलते हैं जिस क्लास में आपने एडमिशन लिया था। चलिए, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ये। देखो इसमें हलंत लगाना है सब में, ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र। चलिए पहले अपन इसको स्पर्श को ही लिखते हैं, फिर आगे बोलते हैं। देखो ये आपका एक वर्ग होता है, इनकी जो संख्या होती है ना वो 25 होती है, और इसके 5 वर्ग होते हैं। जैसे ये आपका क वर्ग होगा, ये च वर्ग होगा, यानी जो पहला वर्ण होता है, पहला व्यंजन होता है, वो वर्ग का मुख्य माना गया है। ठीक है, तो इस वर्ग का मुख्य क्या है? क, इस वर्ग का च, इसका ट, इसका त, इसका प, इसलिए इसकी पहचान है वो इस वर्ग से ही होती है। जैसे क, च, ट, त, प, अपन इसको पहचान के रूप में ऐसे ही पढ़ेंगे इनको। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखो, और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं, प्रत्येक के अंदर 5 व्यंजन होते हैं, तो 5 इस साइड से और 5 इस साइड से, कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, किसकी? स्पर्श व्यंजन की। ये स्पर्श व्यंजन है, वो उसकी संख्या होती है 25। देखो, और इस 25 में से ये जो 5 होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि जो नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है वो अनुनासिक होता है। इसका नाम है अनुनासिक वर्ण। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक जो 5 होते हैं इसकी ध्वनि अनुनासिक ही होती है, क्योंकि नाक के साथ साथ मुंह के साथ साथ नाक से भी इसका उच्चारण होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अलग से देखेंगे। फिर अपन चलते हैं कि अब इसका जो उच्चारण है, वाक्यों का जो उच्चारण है, वो हमारे हर जब शब्द निकलता है, वर्ण निकलता है, वर्ण तक बीच में जो रुकावट आती है वो किस किस जगह रुकावट आती है, उस रुकावट के अनुसार इसके वर्गों को बांटा गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क वर्ग को। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थल है उसको कहा गया है, क्या कहा गया है? कंठे। देखो, क वर्ग का उच्चारण स्थल है कंठे, ये कंठे। क वर्ग को आप किससे जोड़ोगे? कंठे से। इसको कंठे वर्ग में क्यों रखा गया? इसको कंठे वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो हवा होती है वो हमारे गले में आकर के टकराती है
ठीक है। गले में आकर के उसका प्रेशर होता है, उसका दबाव जो है वो गले में अधिक होता है, इसलिए इसका नाम होता है कंठ्य वर्ग। कौन सा? क वर्ग को कंठ्य वर्ग में रखा गया है। फिर कंठ्य वर्ग के ठीक ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है जो हिस्सा होता है वो तालव्य वर्ग। ठीक है, तालव्य, तालु जिसको अपन बोलते हैं, यानी कंठ के ठीक आगे वाला जो भाग होता है, कंठ के ठीक आगे की ओर आती है तो क्या होता है? तालु। इसलिए इसका नाम है वो है तालव्य। ठीक है, कौन सा? चय वर्ग। ये चय वर्ग के जितने भी हैं वो तालव्य की श्रेणी में आते हैं। तो जब हम बोलते हैं इन चय वर्ग वाले व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारे हवा का जो प्रेशर है, यानी फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु है उसका जो प्रेशर है वो तालु पर अधिक रहेगा, यानी गले पर नहीं रहेगा। जब बोल करके देख सकते हैं आप, च, छ, ज, ज, ये, तो इस प्रकार से तालु पर इसका प्रेशर अधिक रहता है। जब तालु पर इसका प्रेशर अधिक रहता है तो इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहा गया है। फिर अपन बात करते हैं अगले ट वर्ग की। तो तालु के ठीक आगे वाला जो वर्ण है वो होता है मूर्धा। इसको बोलते हैं मूर्धा और इसीलिए इसका नाम मूर्धन्य है। मूर्धन्य, इसको मूर्धा भी लिख सकते हैं, इतने इस यहाँ स्पेस नहीं है। मूर्धा या मूर्धन्य कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग जो है ये पांचों वर्ण मूर्धन्य है, यानी तालु के ठीक ऊपर वाला जो भाग जहाँ हमारी जो जुबान है वो या जीवा जो है वो ऊपर की ओर टकरा करके ऊपर की ओर मुड़ती है, वो होता है मूर्धा। इसको मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, फिर है तय वर्ग। तय वर्ग जो होता है वो है दंतें। जो हवा का प्रेशर है वो हमारे दांतों के साथ होता है, दांतों पर होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? दंते। इसलिए इसको दंत्य वर्ग में दंत्य वर्ग में रखा जाता है। किसको? तय वर्ग को। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, तय, थ, द, यानी हमारी जो जीव है, हमारी जो जुबान है वो दांतों पर ज़्यादा स्पर्श कर रही है और दांतों पर प्रेशर हवा का ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम होता है दंत्य। और फिर आगे वाला जो वर्ग है वो है पय वर्ग। ये पय वर्ग जो है वो औष्ठ्य है, यानी यहाँ हमारे होठों पर हवा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये जो वर्ण है या व्यंजन है, ये व्यंजन होठों से ही बनते हैं। होठों की जो प्रेशर हवा का जो प्रेशर, वायु का जो दबाव होता है, प्राणवायु का जो दबाव होता है वो हमारी होठों पर ज़्यादा होता है और होठों पर ज़्यादा होने की वजह से इसको किस वर्ग में रखा गया है? औष्ठ्य वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? औष्ठ्य वर्ग में। औष्ठ्य वर्ग। इसलिए इसका जो नाम है, इन पांचों के अलग अलग नाम हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हमारा जो मुंह का जो आंतरिक भाग है इसका थोड़ा सा चित्र बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, देखिए ये हमारा गला है जिसको कंठे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा गला है। सबसे पहले जो प्राणवायु हमारे फेफड़ों से बाहर निकलेगी वो कहाँ टकराएगी? इस कंठे की जगह टकराएगी। इसीलिए क वर्ग को कंठे कहा जाता है, क्योंकि क वर्ग वाले जो व्यंजन हैं वो बोलते समय हवा का जो दबाव होता है वो कंठों पर होता है, हमारे गले में होता है, इसलिए इसको कंठ्य वर्ग कहा जाता है। फिर कंठ्य वर्ग के बाद ऊपर चलते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो वो हो जाता है, यहाँ पर जो इसका प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर है वो हो जाता है तालव्य। तालव्य। कंठ के बाद जो हमारा जो प्रेशर होता है वो हो जाता है तालव्य, जिसको कह सकते हैं तालु भी लिख सकते हो आप, तालु भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हवा का प्रेशर होता है, पहला तो कंठ, 2 नंबर पर तालव्य। तो तालव्य वर्ग में कौन सा वर्ण आता है आपका? ये चय वर्ग। चय वर्ग जो है वो
चय वर्ग वाले व्यंजन जितने भी है वो तालव्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और इस तालव्य के बाद का जो प्रेशर होता है हवा का, वो होता है मुर्दा। इसको मुर्दा बोलते हैं, या मूर्धन्य भी कह सकते हैं। मुर्दा या मूर्धन्य एक ही बात है। तो यहाँ पर जिस वर्ण की जो उत्पत्ति होती है या हवा का जो प्रेशर होता है, वो हवा का प्रेशर आपकी होता है टय वर्ग। देखो इसमें हमारी जो जुबान है वो ऊपर की ओर मुड़ती है। ऊपर की ओर जब मुड़ती है तो हवा उसमें गोल होकर के साइडों में निकलती है, इसलिए इसको मुर्दा बोलते हैं। यानी वापस घूम करके जो जुबान है वो इस वर्ण का उच्चारण करती है, इसलिए इसको मुर्दा कहा जाती है। और मुर्दा में कौन सी आता है? टय वर्ग। देखो तालु के ठीक ऊपर का हिस्सा है मुर्दा, और इस मुर्दा के ठीक आगे का जो भाग आता है वो है हमारा जो जबड़ा होता है, उसको बोलते हैं दंत्य। दंत्य यानी दांतों का जो हिस्सा होता है वहाँ पर, इस तालु के बाद दंत्य ही तो आता है। दांतों का जो हिस्सा होता है वहाँ पर हवा का सीधा प्रेशर होता है, और वहाँ से जो वर्ण उत्पन्न होते हैं या वहाँ से जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं, उस व्यंजन का नाम होता है दंत्य वर्ग। और इस दंत्य वर्ग को तय वर्ग को दंत्य वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। फिर अपन बात करते हैं औष्ठ्य वर्ग, यानी यहाँ आते आते अपना जो होठ है वो बाहर का जो हिस्सा है वो होठ हो जाता है, इसको औष्ठ्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर यानी ये जो व्यंजन है वो होठों से उच्चारित होती है, इसलिए इसका नाम औष्ठ्य वर्ण है। यानी हवा का जो दबाव होता है वो होठों पर होता है, होठों से ही इसकी बनावट शुरू होती है। किसकी? इस पय वर्ग वाले व्यंजनों की, इसलिए इसको औष्ठ्य वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसे उच्चारण के आधार पर 5 भाग। और फिर यहाँ आने के बाद में अपना जो मुख है उससे ध्वनि का निर्माण हो जाता है, यानी वर्ण की जो आवाज़ है वो कंप्लीटली बाहर निकल जाती है। तो ये तो थे व्यंजन के उच्चारण स्थल, व्यंजन के उच्चारण स्थल। किसके? स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थल के बाद इस अड़े की बात करते हैं। तो अड़े को अड़े भी बोल सकते हैं और अंगे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अनुनासिक के ध्वनियों के अंदर आता है। और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक ध्वनि होता है। और अनुनासिक ध्वनि वो होती है जिसका उच्चारण नाक के साथ साथ मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है। यानी हवा जो है वो मुंह से भी निकलती है और नाक से भी बराबर रूप से निकलती है। इसलिए इसका पांचवा जो वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है वो 5वां वर्ण नासिक ध्वनि नासिके वर्ण के रूप में कहा जाता है। तो इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना। एक तो ये जो चिन्ह है इसका, वो चिन्ह यहाँ आगे ही लगना चाहिए, तभी आपको अड़े, इसको अड़े कह सकते हैं और अंगे भी कह सकते हैं। अंगे भी कह सकते हैं, जैसे देखो अंगे भी इसको कह सकते हैं और अड़े भी कह सकते हैं। लेकिन पहले इनको अंगे माना था, लेकिन बाद में फिर से इनको अड़े मानने लगे। तो आप चाहे तो अड़े बोल सकते हैं, अंगे बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो फिर अपन चलते हैं इसके एक और 2 और अन्य प्रकार के जो व्यंजन है उसके बारे में बात करते हैं। वो है ड और ढ। ये ड और ढ जो है वो आपके होते हैं, इसका नाम थोड़ा अलग ही है। इन व्यंजनों को बोलते हैं गौण व्यंजन। इनका नाम क्या है? गौण व्यंजन। गौण व्यंजन इसलिए है क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो हमारे मुख के अंदर ना तो व्यंजन के ना तो अंतस्थ में आती है और ना ही उष्म में आती है। ना तो अंतस्थ में आती है, ना ही उष्म में आती है और ना ही किसी वर्ग में आती है। बीच बीच में इसका जो हवा है वो हमारी जो जीवा है वो गोल गोल आकार में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गौण व्यंजन। और गौण व्यंजन का दूसरा नाम है उत्तिक्षिप्त भी उसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है उत्तिक्षिप्त भी कहते हैं। गौण व्यंजन या उत्तिक्षिप्त, ये दोनों नाम इसके हैं, ड और ढ के।
इस दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये तो हुई स्पर्श व्यंजन से संबंधित मोटी मोटी जानकारियाँ कि आपको क से लेकर के मैं तक जो वर्ण होते हैं वो वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 25, और उनकी संख्या 25 होती है तो उसके उत्पत्ति स्थल को अपन ने 5 भागों में बांटा, और इस 5 भागों से इसकी उत्पत्ति होती है, और इस प्रत्येक वर्ग की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अपन ने जानकारी करी, और फिर इसके एक जो अडय है इसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसको अंग भी कह सकते हैं और अडय भी कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसका जो चिन्ह होता है वो आगे वाला नुक्ता होता है, जो बिंदु लगा हुआ होता है वो थोड़ा सा आगे ही लगाना है, ये ध्यान रखना है, नीचे नहीं लगाना, नीचे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और ये ड और ढ जो होते हैं इसको गौण व्यंजन या उतिक क्षिप्त कहते हैं, क्योंकि इसका जो मुंह के अंदर बोलने का जो वो होता है प्रेशर, हवा का प्रेशर होता है वो गौण टाइप होता है, इसलिए इसको गौण व्यंजन या उतिक क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके स्पर्श व्यंजन 25 है, इसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब पढ़ते हैं अपन आगे वाले प्रकारों में। आगे वाला जो दूसरा प्रकार है, क्योंकि व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं ना, व्यंजनों का दूसरा प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व को क्या मानते हैं अपन? अंतस्थ व्यंजन मानते हैं। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है, इस अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। लेकिन अर्धस्वर कौन सी होती हैं इन चारों में से? ये जो ये और ल, ये बाहर वाले जो होते हैं इसका नाम है अर्धस्वर। इन दोनों का नाम क्या है? अर्धस्वर है। अंतस्थ व्यंजन में से बाहर वाले जो होते हैं, आप इस तरह से याद रख लेना, ये और वह जो होता है इसको अर्धस्वर कहा जाता है। ये और लय को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। यानी व्यंजन को उच्चारित करने में जो समय लगता है वो तो उससे तो कम लगेगा, लेकिन स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसलिए व्यंजन से तो इसका समय कम लगता है, लेकिन स्वर को उच्चारित करते हैं उससे थोड़ा समय अधिक लगता है। इसलिए ना तो ये व्यंजन में आता है ना ही ये स्वर में आता है, इसलिए इसका नाम है वो अर्धस्वर रखा गया। किसका? ये और वह का अर्धस्वर नाम है रखा गया। अब बचिए र और ल। इस र और ल को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लुंठित। ये र जो है वो लुंठित है। ये लुंठित इसलिए है क्योंकि हमारी जो जीभ है र जब बोलते हैं तो जीभ हमारी ऊपर बेलनाकार आकार में गोल होती है, इसलिए इसका नाम है वो लुंठित है। र को लुंठित भी कहते हैं, लुंठित कहते हैं। ठीक है, इसका नाम लुंठित है, लुंठित। ये र जो है वो आपका लुंठित हो गया। फिर लय है, इस लय को बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। पार्श्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हवा हमारी जीवा जो है वो ऊपर की ओर टकराएगी, ऊपर की ओर टकराएगी, टकरा करके फिर हवा का जो प्रेशर है वो जीवा के साइड में होकर के निकलेगा, आसपास के भागों से होकर निकलेगा। अब यह पार्श्व भागों से होकर के निकलेगा, इसीलिए इसको पार्श्व व्यंजन कहते हैं। तो इस लय का जो नाम है वो पार्श्व हो गया। आप इसको याद रखोगे, पार्श्व वर्ण है ये, इसको पार्श्व व्यंजन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये अंतस्थ व्यंजन चारों कंप्लीट हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन के बाद आता है आपके नंबर 3 यानी तीसरा प्रकार, वो होता है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, स और है। यानी ऊष्म, इसलिए इसको इस ऊष्म कहा जाता है क्योंकि जब हवा का जो प्रेशर है आ जाती है स और है, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इस ऊष्म व्यंजन की यही विशेषता है
कि आपको जोर दे करके हवा का जो प्रेशर है वो दबाव के साथ आएगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर हवा का होगा और हमारे मुंह के अंदर घर्षण बल उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा और दबाव उत्पन्न होगा। इससे जो ऊष्मा है वो ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसलिए उसका नाम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसको ऊष्मीय व्यंजन कहती है। इसकी जो संख्या है वो टोटल है 4। तो हमने देखो 25 तो आपके, अब इसको लिख देते हैं। देखो अलग अलग व्यंजनों के जो प्रकार हैं, व्यंजन है वो आपके स्पर्श हैं, कितने हो गए 25। इसके बारे में अपने कंप्लीटली जानकारी कर ली। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग हो गया अंतस्थ, इसके 4 हो गए। और तीसरा हो गया उष्म, ये भी आपके 4 हो गए। तो इन टोटल की संख्या कितनी हो गई 33 हो गई। और मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? मूल रूप से व्यंजन 33 ही होते हैं। तो हमने इस व्यंजनों के बारे में पूरी जानकारी करी, जिनकी संख्या मूल रूप से 33 होती है। और स्वरों के बारे में हमने पढ़ लिया, जिनकी संख्या 11 होती है। और अयोगवाही जो वर्ण होते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, जिनकी संख्या 2 होती है। और वैसे अगर चंद्र बिंदु को साथ मिलाएं तो वो उसकी संख्या वो 3 होती है, लेकिन चंद्र बिंदु उसके साथ अनुस्वर और ये चंद्र बिंदु ये दोनों आधे आधे होते हैं, क्योंकि ये नासिकीय ध्वनियों के जैसा उच्चारित होता है इसका। तो इस प्रकार से हमारे जो कुल वर्ण है वो 52 होते हैं। 52 में से हमने कितने वर्णों के बारे में पढ़ लिया? हमने 11 स्वर पढ़ लिए, 2 अयोगवाली वर्ण के बारे में पढ़ लिया, 13 और 25 व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया। और ये कितने हो गए टोटल 44 और 2 46, यानी 46 वर्णों के बारे में हमने जानकारी कर ली। अब इसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर हम इस वर्ण विचार से संबंधित या जो उच्चारण स्थल है उससे संबंधित और जानकारी करेंगे। और इस व्यंजनों से जो नए व्यंजन और बनते हैं, यानी कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं 2 व्यंजनों के मिलने से एक व्यंजन बनता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उस संयुक्त व्यंजन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और बाकी जो इसका जो उच्चारण स्थल है, यानी और बहुत ज़्यादा लंबा इसमें पड़ा है अभी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इतना लंबा चौड़ा बताना संभव नहीं है। ज़्यादा अगर बताएंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आज इस व्यंजन की जो प्रक्रिया है इसको यहीं तक समझते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में और जानकारी दूंगा। और उसके जो व्यंजनों के जो अन्य जो उच्चारण स्थल है उसके बारे में भी अपन और पढ़ेंगे और एक एक वर्ण को अच्छे से और समझेंगे। और अपन ये जो वर्णों की जो 52 वर्ण जो होते हैं उस 52 वर्णों को कम्प्लीटली एक एक वर्ण के रूप में समझ करके और अच्छे से इनको पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।